Yep. Hi. It started. Now let's complete and discuss about maze. When we talk about maze वापस मुझे वो बनाना पड़ेगा नहीं, ये चलेगा? इजी पड़ता है, बना दूं? बनाने में तो देर नहीं लगती है। कुछ भूल जाओ तो बता देना। नेम, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, स्टेट्स, गुजरात के स्टेट्स एंड अदर फीचर्स। इतना ही है ना? Yes, ma'am. Now when we talk about maize, फर्स्ट इज मेज। क्रॉप कौन सा है? हाँ वो रह गया। Crop. क्रॉप, मेज, नेम। पूरा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है। Yes, ma'am, visible है। Visible है ना? Good. Okay. Now see, when we talk about means, let me discuss first and then we will, uh, write down. वो तुम बोलोगे और मैं लिखूंगी। मेज, मेज फर्स्ट तो इज अ खारिफ क्रॉप, मतलब कि मानसून में उगाया, वैसे तो उगाया जाता है लेकिन पर्टिकुलरली एज ए सीजनल क्रॉप, इट्स अ खारिफ क्रॉप। नाउ मेज ऐसा एक क्रॉप है विच इज यूज ग्रोन मोस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी। पैडी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। उसके बाद अगर कोई क्रॉप उगाया जाता है तो दैट इज मेज। माय वॉइस इज विजिबल टू यू ऑल ना? मेरा कम आवाज आएगा? हाँ मैम, मैम आपने तो कहा था कि पैडी के बाद सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन में वो व्हीट आता है। वो इंडिया में, वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। पर वो तो इंडिया में Wheat आता है। मैं इंडिया में पैडी के बाद व्हीट आता है, लेकिन वर्ल्ड में पैडी के बाद मेज आता है। ठीक है, हम बस वर्ल्ड की बात करें। आफ्टर पैडी एंड व्हीट, मेज इज ग्रोन मोर इन हिली एरिया एंड इट्स स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो दैट हैज बीन ग्रोन इन अ हिली एरिया। हिली एरिया जहाँ पे पानी रहता नहीं है, रूट्स में बह जाता है, लेकिन अच्छी क्वांटिटी का पानी चाहिए, मींस गुड रेनफॉल इज रिक्वायर्ड। मेज कंटेंट्स, यानी एक्चुअली मेज एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसका कोई भी चीज नुकसान में नहीं, मतलब वेस्ट नहीं जाता है। लाइक उसके कॉर्न कैनल्स यूज होते हैं, उसके बीच का ही यूज होता है, उसका ऊपर का जो पत्ते होते हैं वो भी यूज होते हैं, मेज पूरा यूज होता है। तो कैसे? Maize contains starch, oil, protein, biofuel, etc. So it is used more in industrial production. Industrial मतलब तेल निकालने के लिए, फिर उसको उसमें से केक्स बनाने के लिए, मतलब एनिमल्स के केक्स, मतलब एनिमल्स जो फूड खाते हैं वो बनाने के लिए, उन सब चीजों के लिए ये यूज होता है। Now where it is grown? In slopy, black, hard, मैम, rocky, yeah. मैम आपने अभी बोला कि मेज जो है वो वेस्ट नहीं होता, तो वो कैसे होता है? वो मैं बताती हूँ, एक मिनट। वो पूरा आ जाएगा ना, उसके बाद स्लोपी ब्लैक इसमें आएगा। स्लोपी ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो आर मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। मतलब कि जेंटल फ्लो, बारिश काफी चाहिए लेकिन जेंटल फ्लो होना चाहिए, मतलब नीचे बह जाना चाहिए, रूट्स में नहीं रहना चाहिए पानी। उस तरह से ये क्रॉप्स उगाया जाता है। नाउ हाउ मच रेनफॉल इट इज रिक्वायर्ड? 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। 21 मैं खत्म कर दूं प्लीज, उसके बाद तुम क्वेश्चन पूछो, बीच में मैम मत बोलो, टॉपिक चल रहा है तब बीच में डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज, कोई भी। एंड 21 डिग्री टू 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, राइट? ये उसका फेवरेबल फैक्टर्स है। फिर इट इज यूजेज इंक्रीजिंग एज एनिमल फॉडर। ये सबसे ज्यादा मेज अगर किसी के लिए यूज होता है तो एनिमल फॉडर, मतलब कि गाय भैंस है उनके खाने का जो चारा होता है उसके लिए यूज होता है। देन धानी एंड द ऑयल, मतलब के धानी मतलब के जो कचरा निकलता है, जो ऊपर के उसके मेज निकालते तो उसमें से जो कचरा निकलता है, ऊपर के जो पत्ते होते हैं वो भी काम आते हैं।
खाने के लिए एनिमल्स के ऑयल, जिसके इसके कर्नल्स होते हैं, उसको प्रेस करके उसमें से ऑयल निकाला, जो हम मेज ऑयल आता है, वो भी एक तरह का ऑयल है जो यूज किया जाता है। हम नहीं यूज करते लेकिन बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। इट इज increasingly used as animal fodder, making popcorn and for edible oil. पॉपकॉर्न भी बनते हैं विनो कर्नल से, और एडिबल ऑयल और तेल भी निकाला जाता है। अब कौन से प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है हमारे इंडिया के जहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा मेज प्रोड्यूस किया जाता है। इन गुजरात मेज इज ग्रोन मोर इन पंचमहल। गुजरात में कहाँ कहाँ पे होता है? तो पंचमहाल है, दाहोद है, साबरकांठा है एंड अरावली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मेज हमारे गुजरात में होता है। और आपने साक्षी पूछा था कि किस तरह से उसको पूरा यूज किया जाता है, तो कर्नल्स पॉपकॉर्न बनाने के लिए यूज होते हैं। उसके ऊपर का जो पत्ता होता है वो यूज होता है एज अ फॉडर। बस में जो बीच में जो डंठल रह जाता है ना, वो यूज दैट वाज यूज टू मेक अ कॉर्न स्टार्च। जो कॉर्न फ्लावर हम यूज करते हैं ना, वो उसके लिए यूज होता है। तो उसका कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो वेस्ट हो जाती है, इट इज यूज्ड कंप्लीटली। हाँ, अब बोलो क्या क्वेश्चन था मेज के ऊपर? मैम बायोफ्यूल में हाँ, बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है कि इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, यानी जैसे कि किसी चीज को खाना बनाने के लिए उसको जलाने के लिए यूज किया जाए, राइट, तो उसे बायोफ्यूल कहा जाता है। मतलब कि उसमें से किसी भी तरह से फ्यूल मतलब किसी भी कैसे कहें, कोई भी ऐसा रिसोर्स बनाया जाए जो कंज्यूम किया जाए और जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, जैसे कि हम उसको जलाने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे इट इज नोन एज अ बायोफ्यूल, इस तरह से। ठीक है मैम, बोलो बेटा। मैम एनिमल फोडर में उसका कौन सा पार्ट उनको दिया जाता है खाने को? सब 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 खाया जाता है एनिमल फॉडर में। उसका पूरा एनिमल यानी पूरे भुट्टे के भट्टे, मतलब पूरे कॉर्न्स के कॉर्न्स भी दिए जाते हैं उसके, अगर उसके ऊपर का पत्ता है तो वो भी दिया जाता है। फिर उसमें से जैसे कि ऑयल निकाल लिया, और ऑयल निकाल के जो कचरा बचता है तो उसके केक्स बना दिए जाते हैं। मतलब ऐसे उसमें थोड़ी सी चीजें डाल के वो बना, ऑयल केक्स कहा जाता है, वो ही बना दिया जाता है और वो एनिमल्स को खिलाया जाता है। तो वो बहुत ही तरह से उसे यूज किया जाता है, मेनी वेज इट इज। ठीक है, अब और मैम धानी का मीनिंग क्या होता है? धानी का मतलब होता है कि किसी भी चीज, जैसे कि धानी अपने नहीं कहता जे कर्नल्स होते हैं, मतलब पॉपकॉर्न मैम वो खाने की चीज आती है वो वो खाने की पॉपकॉर्न। खाने, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन उसको क्रश करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम पॉपकॉर्न बनाने के लिए यूज करते हैं ना, तो उसको सुखा के उसको क्रश करके ऑयल निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो मैम वो चिंगारी होली पे दी जाती है चिंगारी, जब वो फायर करते हैं ना वहाँ हाँ पे। हाँ हाँ हाँ, वो भी कह सकते हैं। लेकिन धानी इसमें यूज होती है, नहीं बोलते धानी तेल, धानी तेल जो प्योर सीड में से जो तेल निकाला जाता है उसे धानी ऑयल कहा जाता है। ओके, सॉइल कौन सी चाहिए इसमें? लोमी लिखा है, बोलते जाओ, चलो फटाफट। कौन सी सॉइल चाहिए मेज के लिए? क्यों कोई बोल नहीं रहा है? ब्लैक हार्ड Black soil. ब्लैक सॉइल, ब्लैक ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, और जल्दी बोलो। स्लोपी It is स्लोपी Hard, genuinely rocky, Slopy back या back gentle. hard rocky and water having टेम्परेचर 21 degree to 27 degree 21 Celsius. 67 degrees 27 Celsius, डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 50 to 100 centimeter, 50 to राजस्थान, 100 सेंटीमीटर। ओके, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बोलो जल्दी। एमपी पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, कश्मीर, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात में
पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा and Panchmahal, Dahod, Aravalli. Sabarkantha, and Aravalli districts. इसमें यूज्ड एज फॉडर। फिर उसके बाद मोस्ट Making प्रोन Making popcorn, popcorn and for edible. edible oil. Increasing as animal fodder, honey and the oil. राइस। बापरे रिपोर्ट करवा डाउट है। ना डाउट है ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन नहीं है। कोरोना टेस्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बुखार भी नहीं आ रहा है। मैम वो भी थोड़े दिनों में आ जाएगा। तो फिर तुम लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे उसके बाद भी बुखार आता है। हाँ, देखते हैं, आज का दिन देखते हैं, नहीं तो फिर रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। मैम हमारी दुआ आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। चलो पल्सेस। अच्छा, अब पल्सेस क्यों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे एज अ वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियंस होते हैं, हाँ बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है कि मैं शुरू करूं? नाउ पल्सेस इज अ मोस्ट, क्या हुआ? मैम आप बोलते तभी बोलने की कसम खा रखी है। मैम मेज में जो वो थर्ड लाइन है ना, वो समझो ना एक बार। कौन सी वाली? स्लोपी ब्लैक हार्ड वाला। हाँ स्लोपी। अरे कैसी मिट्टी चाहिए वहां पे, कैसे रीजन में उगता है? तो स्लोपी मतलब कि जहाँ पे स्लोप होता है, माउंटेन्स जैसे स्लोपी होते हैं। हार्ड यानी मिट्टी कड़क होनी चाहिए, हार्ड सॉइल होनी चाहिए, जैसे लैटराइट सॉइल है वो हार्ड सॉइल है। रॉकी मतलब कि पत्थरों वाली जमीन होती है, तो वहां पे भी मेज उगता है। एंड वाटर हैविंग अ जेंटल फ्लो, अगर माउंटेन रीजन है, स्लोपी रीजन है, तो जेंटल फ्लो ही होगा, मतलब नीचे पानी बहता जाना चाहिए। आर मोर सूटेबल। तो मैम यहाँ उगाएंगे तो अच्छे नहीं उगेगी? यहाँ पे भी अच्छे उगेगी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये फेवरेबल मतलब अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में उगता है। मतलब उगाने में तो हर जगह हर चीज उगती है, लेकिन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है। नाउ पल्सेस। अब अगर मैं पल्सेस की बात करूँ तो इट्स अ मेन प्रोटीन डाइट फॉर वेजिटेरियन। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियंस एग्स नहीं खाते हैं, फिश नहीं खाते हैं, तो हमें कभी भी प्रोटीन नहीं मिलता है, राइट? तो हमारा अगर कोई सोर्स है प्रोटीन का, जो वेजिटेरियन है उनका सोर्स है पल्सेस ओनली। पल्सेस का मतलब है मग है, मट है, राइट? ये सब पल्सेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट? अब तुवेर है, फिर चना है, ये सारा उसमें आ जाता है। सो पल्सेस इज द मेन। मैम ग्राम में चना आता है? हाँ, मैं वो बताती हूँ, एक एक का मतलब समझा। Well, pulses is the main source of protein for vegetarian people because we don't eat non-veg and we don't have any source of protein there. तुवेर मन तुवेर की दाल, मूंग, ग्राम मतलब चना, पीज मतलब वो ग्रीन कलर का चना होता है ना वो, देन बीन्स मतलब जो राजमा है, ये सब बीन्स में आ जाते हैं। वाल है, ये सब बीन्स में आ जाते हैं। मठ, राइट, जिससे मिसल रसा बनता है, वो मठ। उड़द की दाल जो व्हाइट कलर की आती है ना, वो उड़द की दाल एक्सेट्रा कंसीडर्ड एज मैम मठ भी व्हाइट होता है? नहीं, मठ ब्राउन कलर का होता है। पल्सेस। नाउ तुवेर, उड़द, मूंग, मठ आर खारिफ क्रॉप्स। इसमें कैटेगराइज किया गया है, ऐसा नहीं है कि पल्सेस सारे खारिफ क्रॉप्स ही है, राइट? बहुत सारे खारिफ भी होते हैं, बहुत सारे राबी क्रॉप्स भी होते हैं। नाउ तुवेर, उड़द, मूंग एंड मठ आर खारिफ क्रॉप्स। ठीक है। ग्राम, पीज एंड लेंटिल का मतलब होता है जिसमें से दाल बनती है, राइट? उसे लेंटिल्स कहा जाता है। तो मसूर, रेड कलर का मसूर, हम गुजराती कम खाते हैं, लेकिन ईस्ट में और नॉर्थ में मसूर बहुत खाया जाता है। मसूर आर राबी क्रॉप्स, यानी ये तीन क्रॉप्स, ग्राम, पीज और लेंटिल मतलब ये मसूर की दाल, दिस थ्री आर comes into a rabi crops. Now pulses are grown, ये समझना, हाँ, ये statement, pulses are grown in all states except where rainfall is more, यानी
सारे स्टेट में, हर एक स्टेट में लेंटिल ये पल्सेस उग सकते हैं, पर जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है वहां पे नहीं उग सकते, एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल इज मोर। यही है ना, समझ में आया ना ये स्टेटमेंट? पल्सेस आर ग्रोन इन ऑल स्टेट Yes, ma'am. एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल मैम इज मोर। क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव क्वेश्चन, हाँ बोलो। Yes, मैम तो जो ऊपर लिखा है कि जो तुवेर उड़द मूंग और मात है वो उनको खारिफ कर दे तो उनको रेन नहीं चाहिए होगा मैम। उनको कम रेंज, खारिफ क्रॉप है मतलब मानसून के बाद ही उगाया गया, राइट, लेकिन कम बारिश में, वहां जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हाँ बारिश मतलब होती है वहां ईस्टर्न पे इंडिया में ये पल्सिस नहीं उगते। अब कौन से स्टेट से है उसी से हमें पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, दिस आर द रीजन। वहां पे मॉडरेट रेनफॉल है, बहुत एक्सेसिव रेनफॉल वाले ये स्टेट्स नहीं है, यहाँ पे पल्सेस अच्छे उगते हैं। इन गुजरात तुवेर इज सोन मोर इन वडोदरा, हमारे यहाँ तुवेर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में उगाई जाती है और उसमें बरोड़ा कम्स फर्स्ट, राइट। सो इन गुजरात तुवेर इज सोन मोर इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, मूंग एंड मट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड उड़द इन पाटन डिस्ट्रिक्ट। नाइट्रोजन इज रीइंस्टेटेड इन सॉइल बाय ग्रोइंग पल्सेस। इसलिए हमारे यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जब आप पल्सेस के बारे में लिखो तो लिखना पड़ेगा। हमेशा हमारे यहाँ जो खेत फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 लाइन कोई भी ग्रेन के उगाएंगे और 1 लाइन पल्सेस की उगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पल्सेस ग्रो करते हो तो उसमें पानी कम चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग वो है ना नाइट्रोजन, जो हमारी सॉइल को फर्टाइल रखता है, वो नाइट्रोजन रीइंस्टेट करता है। मतलब जो जमीन में आप क्रॉप्स उगाते हो तो वो खत्म हो जाता है, तो वो नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन को रीइंस्टेट करता है, इसलिए हर एक खेडूत पल्सेस उगाता ही है, तो उसी से उसकी फर्टिलिटी, उसकी सॉइल की ऐसे ही बढ़ जाती है। या तो फिर वो पहले से एक क्रॉप उगाएगा और उसके बाद पल्सेस उगाएगा, फिर क्रॉप उगाएगा, फिर पल्सेस उगाएगा, तो उसमें फर्टिल नाइट्रोजन जो जरूरी है वो रीइंस्टेट हो जाता है। मैम इसलिए अलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता तो वहाँ पे पल्सेस वाली लाइन। सबसे ज्यादा वहीं पे की जाती है। So it is sown in an intercrop along with or after the main food crop. यानी इंटर मतलब साथ में, या तो फिर आफ्टर, विथ और आफ्टर, यानी विथ मतलब साथ में या फिर उसके क्रॉप के उगाने के बाद। पल्सेस फार्मर उगाते 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 ही है, राइट। तो उससे क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल इंक्रीज, ठीक है। अब नागली, नागली यानी रागी कहा जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा, इट्स अ वेरी मिनरल रिच सीड वी कैन से, राइट। अब नागली कहा जाता है, वो नाचली भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा यूज होता है। holds a unique place in grass food crops sown in Gujarat. नागली इज अ स्टेपल फूड ऑफ आदिवासी, जो आदिवासी है वो सबसे ज्यादा खाते हैं। अब वो रीजन, पीपल इन हिली रीजन, जो रीजन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही और वीडियो पॉज हो गया। मैम आप चिपक गए। Yes, ma'am. Your voice is. Your voice is not coming. मैम आपकी आवाज गिटार जैसी आ रही है। Ma'am, your voice is correct. now मैम it your is वीडियो clear? इज ब्लर। यस मैम। अब ठीक है। मैम वीडियो ब्लर है। गिटार जैसी आ रही है। now it is clear? Yes, ma'am. मैम वीडियो बहुत ब्लर। मैम मैम वीडियो अभी भी ब्लर है। वीडियो क्यों ब्लर है? मैम आप यूट्यूब समझा चालू दो कर दो होगा। तो नेट आ जाएगा। क्या चालू कर दूं? मैम यूट्यूब चालू करके एक आधा वीडियो चालू करते तो नेट आ जाएगा। ऐसा होता है? एक मिनट।
मैम आपका वीडियो वापस चिपक गया। अरे मैम स्क्रीन से बाहर गए ना इसके लिए। यस मैम। स्क्रीन से बाहर गए तो वीडियो ऑफ नहीं होगा। नहीं, स्टक हो जाता है। मैम का वीडियो चिपका हुआ है पर। मैम तो चलेगा। हाँ मैम अब वीडियो ठीक है। हाँ मैम अब आप अच्छे लग रहे हो। ओके सो अब अगर हम रागी की बात करें तो नागली इज नोन एज अ फिंगर मिलेट और अफ्रीकन मिलेट इन इंग्लिश एंड इज नोन एज यानी नाम ही फिंगर मिलेट है। अब क्यों फिंगर मिलेट नाम है दैट आई डोंट नो, लेकिन उसे अफ्रीकन मिलेट भी कहा जाता है, फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा मिनरल, प्रोटीन और विटामिन रिच ग्रेन है, राइट। इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। most probably it is good for heart patient and diabetic patients, right। और इसमें सबसे ज्यादा नागली में आयरन होता है और कैल्शियम की यानी कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है, राइट। और ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है फॉर बेबी फूड्स, यानी जो बेबी फूड्स आते हैं उसमें नागली बहुत ही ज्यादा यूज। अगर आप हॉर्लिक्स पीते हो तो हॉर्लिक्स में भी नाचनी बहुत ज्यादा डाली जाती है। सो नागली इज अ बेबी फूड, राइट। यहाँ पे जो गुजरात है या महाराष्ट्र है या वहाँ के जो आदिवासी रीजन्स है वहाँ पे ये लोग नागली का मतलब रागी का रोटला बना के खाते हैं। अदर देन दैट इट इज यूज्ड फॉर बिस्किट्स, चॉकलेट्स, टोस्ट, नान खटाई, वेफर, पापड़ी। ये सब आप अगर डांग में जाओगे या महाराष्ट्र में जाओगे, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहाँ पे नागली का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। So this is what is all about नागली। अब कहाँ से बाकी था वहां से हम रीडिंग शुरू करते हैं। जुआर से रीडिंग शुरू करो मैम या मैम मैथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको? MATH पल्स। मठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता बेटा, I have no idea। मैम हाँ मैम पल्सेस मतलब कठोर ना। कठोर मतलब कठोर। मैम हाँ बोलो बच्चा। मैम आप होस्ट नहीं, होस्ट तो बन जाए। होस्ट मुझे बनाना पड़ेगा ना ऋषि, होस्ट बना दो। मैम आप होस्ट बन गए। बना दिए। नाउ जुआर चलो रीड करो। कैन आई स्टार्ट साक्षी मैम? Yes, साक्षी ma'am. को Jowar, bajra, maize, and barley are major coarse grain grown in India. Jowar is the most produced grain in India after paddy and wheat. This crop is grown very widely in the dry and less rainy region of southern peninsula. Jowar is both kharif and rabi crop. Temperature between 25 to 30 degrees Celsius, 125 centimeter of rainfall, black and loamy soil are favorable conditions. It is produced in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat states. Maximum farming of jowar is done in Gujarat is done in Surat and Tapi district. Millet is considered to be the grain of laborers. It is grown in the regions of wait. Rajvi read। मिलेट या One maize? Yes, millet। Millet is considered to be the grain of laborers. It is grown in the regions having temperature between 25 degree to 30 degrees Celsius, rainfall between 40 to 50 centimeter, and light sandy soil. Major states producing millet are Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, and Maharashtra. The Banaskantha district in Gujarat leads in the millet production in Gujarat. Okay, Sakshi Shah। Yes, ma'am. Maize. This is a kharif crop. Maize is the most grown crop in the world after paddy and wheat.
Maize is grown more in hilly area and it is staple food of the people. Maize contains such starch, oil, protein, biofuel, etc. So it is used more in industrial productions. Slopy, black, hard, rocky and water having gentle flow are more suitable for its cultivation. Rainfall between 50 to 100 cm and 21 degree to 27 degrees Celsius temperature are favorable factors. Its uses is increasing as animal fodder, dhani and the oil. It is increasingly used as animal fodder, making popcorn and for edible oil. Major states producing maize are Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Punjab, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Karnataka and Andhra Pradesh. In Gujarat, maize is grown in Panchmahal, Dahod, Sabarkantha and Aravalli districts. Krishna. Krishna, are you there? Yes, ma'am. Yes, read Krishna. Yes, ma'am. Ma'am, 1 minute. Yes, ma'am. Pulses. Pulse is the main source of protein for vegetarian people. Tuver, moong, gram, peas, beans, mud, urad, etc. are considered as pulses. Tuver, urad, moong, mud are kharif crops. Gram, peas, and lentil masoor are rabi crops. Pulses are grown in all states except where rainfall is more. Major pulse producing states are Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Odisha, Bihar, Andhra Pradesh, etc. In Gujarat, tuver is sown more in Vadodara district, moong and mud in Kutch district, and urad in Patan district. Nitrogen is densified in soil by growing pulses, so it is sown as an intercrop along with or after the main food crop. Okay. Now, Dhumisha, read. Yes, ma'am. Oilseed, groundnut, teal, soyabean, castor, No, no, no. mustard. Things to know. नागली वाला read करना है बेटा. अच्छा मैम वो भी रीड करना ओके थिंग्स टू नो नागली holds a unique place in the grass food crops sown in Gujarat. Nagli is a staple food of the Adivasi people in hilly region. Among all the grass food crops sown in Gujarat and in India, the per hectare production of Nagli is maximum. Nagli is known as a finger millet or African millet in English and is known as a bavta in Gujarati. Nagli is extremely nutritious grass food crop. There is more of protein, minerals, and vitamin in its grain. As there is a more fiber in Nagli, it is a very advantageous for the patients of diabetes and cardiac patients. The proportion of calcium and iron is also more in Nagli compared to other crops. So it is used for removing malnutrition and in making of baby food. The Adivasi farmers eat rotla made from Nagli flour. Besides biscuit, chocolate, toast, naan kadai, wafer, papri, etc. are also prepared from its flour. Okay. Now let's see. Right now we had discussed all the grains crops and what we say pulses, right? That we had discussed. Now we are coming on the category of oil seeds. मतलब oil seeds means all the seeds or all the different types of seeds which can be used for making an edible oil, right? तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे. Like groundnut is there, sesame is there. Sesame मतलब तल, right? Then castor is there. There are many of them. Cottonseed oil is there. So there are many which we are going to discuss, right? So now let's go to the oil seeds: groundnut, soybean, castor, mustard, sunflower. This all are comes into the category of oil seeds. They hold an important position in the main meal also, right? हम Indian meal में बहुत इसका importance है. After edible oil is extracted from the oil seeds, यानी
जब ऑयल सीड में से निकाल लिया जाता है, फिर उसका जो कचरा होता है, मैंने जैसे मेज में बताया ना कि जैसे उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया धानी में से सारा तेल, फिर उसका जो कचरा होता है उसको फिर उसके ऑयल केक्स बनते हैं। ऑयल केक्स मतलब जो एनिमल एज अ एनिमल फॉडर, उसमें फिर घास और बहुत सारी चीजें मिक्स की जाती है, केक्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, और फिर एनिमल्स को दिए जाते हैं। और बायोटिक मेन्योर मतलब कि आपको खाद जिसे कहते हैं, मेन्योर बनाना है। बायोटिक मेन्योर मतलब कि सारे वेजिटेबल ओरिजिन से या फिर बिना केमिकल्स के। तो अगर आप ये सब यूज करो तो यू कैन मेक अ बायोटिक मैन्योर आल्सो। नाउ फर्स्ट हम ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज अ ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल इन groundnut oil in as seeds, most probably in Gujarat, especially in Gujarat, groundnut oil is used. Right now, it is a ये कहाँ पे उगता है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि यही सॉइल में उगता है, लेकिन ब्लैक लोमी और सैंडी सॉइल में भी ग्राउंडनट उग सकता है। सैंडी सॉइल में अगर प्रॉपर इरिगेशन है तो यू कैन ग्रो। राइट नाउ ऐसी कोई भी सॉइल चलती है जिसमें रिटेन वाटर, जहाँ पे मिट्टी पानी भर के ना रहे, वैसी मिट्टी में वो रह जाता है। फिर टेम्परेचर कौन क्या चाहिए, 20 to 25 डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात ये सारी जगहों पे आपको मिल जाएगा। रेनफॉल 50 to 70 सेंटीमीटर, मतलब मीडियोकर, लेस देन मीडियोकर रेनफॉल यहाँ पे चाहिए। राइट अब ग्राउंडनट इज सोन एज अ खरीफ क्रॉप, मतलब मॉनसून होता है उसके बाद उगाया जाता है, लेकिन थ्रू इरिगेशन कैन बी अ राबी क्रॉप ऑल्सो। राइट उसको आप उगा सकते हो, इवन अगर प्रॉपर इरिगेशन है तो आप समर में भी उसको उगा सकते हो। राइट कौन से रीजन है जहाँ पे ग्राउंडनट उगता है, तो गुजरात इज देयर, आंध्रा इज देयर, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। राइट इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट, यानी चाइना सबसे पहले आता है, उसके बाद इंडिया आता है प्रोडक्शन इन ग्राउंडनट। राइट और हमारे गुजरात में कहाँ कहाँ पे उगता है, तो जूनागढ़ है, गिर है, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, यानी सौराष्ट्र के जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे अच्छे से उगता है प्रोड्यूस ग्राउंडनट। अब ग्राउंडनट ऑयल एज एडिबल ऑयल इज यूज्ड मोर इन गुजरात, हमारे गुजरात में ही एज एडिबल ऑयल उसे यूज किया जाता है। अदर देन दैट दूसरे स्टेट्स इतना एडिबल एज एडिबल ऑयल इसे यूज नहीं करते। राइट तो दैट इज दिस इज व्हाट अबाउट ग्राउंडनट। राइट अब आते हैं सेस्मे पे। सेस्मे का स्पेलिंग रॉन्ग है, SESAME होता है, इसीजम कर दिया है। सेस्मे या फिर तिल, आपको पता है तिल छोटे छोटे होते हैं। राइट नाउ तिल एक ऐसा ऑयल है दैट इज यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बिकॉज इन द एंशिएंट टाइम फ्रॉम एजेस इट इज तिल इज यूज्ड एज एन ऑयल, एडिबल ऑयल। राइट अब मोस्ट प्रोबेबली इन नॉर्थ इंडियन पीपल यूज तिल ऑयल। राइट नाउ it is a rain based and सिंगतेल, हाँ ग्राउंडनट सिंगतेल, रेन बेस्ड खारिफ क्रॉप। रेन बेस्ड मतलब बारिश होती है उसके बाद ही ये क्रॉप को उगाया जाता है। राइट अब ये हमारे गुजरात की बात कर रहे हैं। अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां पे उसे राबी क्रॉप यूज किया जाता है, मतलब विंटर में उगाया जाता है, या फिर कभी कभी उसे जायद क्रॉप में भी उगाया जाता है, जैसे जायद क्रॉप भी उगाया जाता है ना। और हमारे इंडिया का हर एक स्टेट तिल ग्रो करता है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो तिल ग्रो नहीं करता है। अमंग ऑल ऑयल्स still has more content of oil, मतलब जितने भी हम ऑयल सीड्स की बात करें उसमें ये दाना बहुत छोटा होता है लेकिन उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा है। एक बार 2-4 दाने हाथ में ऑयल यानी तिल के लेके ऐसे दबा देना, मसल देना, तो आपका पूरा उंगली तेल तेल वाला हो जाएगा, उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। Right now among all sorts it's हाँ in almost all parts of the world it is used in edible oil, मतलब तिल को सबसे ज्यादा एज एन एडिबल ऑयल ही यूज किया जाता है। इसको आयुर्वेदिक में बहुत इसका वैल्यू है। गुजरात रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन, गुजरात सबसे नंबर 1 है ग्राउंडनट में भी और इसमें भी, एंड एरिया
एरिया सोल मतलब जो एरिया में वो उगाया जाता है, उसमें भी गुजरात सबसे ऊपर आता है। बनासकांठा ग्रोज मैक्सिमम तिल। मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इज डन बाय इंडिया। मतलब जो तल है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है दुनिया में जितनी कंट्रीज है उसमें से, तो हमारा इंडिया उसमें नंबर 1 आता है। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब आपको जो राई होती है ना, राई दाना पता है, राई, मस्टर्ड, राई खाते हो Yes, तुम? Yes. तो वो राई yes, को ma'am. है ना, वो उसे सरसों भी कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में उसे सरसों कहा जाता है, उसका ऑयल निकाला जाता है मस्टर्ड का, जो हम अचार में डालते हैं, राइट। तो वो नॉर्थ में, ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, गुजरात में बहुत कम यूज किया जाता है। मस्टर्ड, दिस इज अ राबी क्रॉप, मतलब विंटर में उगाया जाता है, इन एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप है। Mustard seed and its oil is used for medicine and also as edible oil. मतलब सरसों तेल आप देखो तो वहाँ पे बच्चों की मालिश करने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, सब में सरसों तेल यूज किया जाता है। यूज फॉर मेडिसिन ऑल्सो एज एडिबल ऑयल, खाने में भी यूज किया जाता है। राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड एमपी आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मस्टर्ड। ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं ऑयल सीड्स में मस्टर्ड यूज किया जाता है। अब देखो गुजरात का नाम हर जगह होगा सिर्फ कोकोनट के सिवाय, हम सारे ऑयल सीड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मस्टर्ड, सॉरी मस्टर्ड नहीं, कोकोनट। कोकोनट एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप मतलब बहुत, आप सी ओशन पे, शोर पे चले जाओ तो हर जगह पे आपको कोकोनट्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए उसे प्लांटेशन, क्योंकि वेरी लार्ज एरिया में वो प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है इसे। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ही चाहिए, क्योंकि कोस्टल रीजन में आप जाओगे तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट ही मिलेगा, राइट। एंड इट इज रिक्वायर्ड अ सलाइन लैंड, मतलब कैसी मिट्टी चाहिए, सलाइन लैंड चाहिए। कोकोनट प्लांटेशन कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, जहाँ पे कोस्टल रीजन होते हैं, जैसे कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार है, गुजरात में भी होता है, सोमनाथ, द्वारका, इस तरफ चले जाओ आप। is grown in coastal region. A special type of coconut tree which is shorter and giving more yield as developed. मतलब अब ऐसे भी कोकोनट ट्रीज यानी हाइब्रिड सीड से बनाए गए हैं जिसकी साइज कम हो, और उसके, क्योंकि कोकोनट ट्री बहुत यूज होते हैं, लंबे होते हैं, वेरी टॉल दे आर, राइट। तो छोटे हो, शॉर्ट साइज हो, और उस पे ज्यादा कोकोनट उगे हुए। इन साउथ इंडिया, कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट कर्नल, जो खोपरा होता है ना, नारियल, नारियल के जो वाइट है उसको सुखा दिया जाता है, वो कर्नल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और उसके बाद उसको क्रश करके उसमें से कोकोनट ऑयल निकाला जाता है, यूज्ड मैम एज एन आपने क्या एडिबल बोला ऑयल। पता? कौन सा वाला, इन साउथ इंडिया वाला? मैम कोकोनट ऑयल वाला। हाँ, कोकोनट ऑयल का मतलब क्या होता है, आप नारियल फोड़ते हो तो उसमें से सफेद वाला काचली नहीं निकलता है, यस मैम। मैम तो मलाई उसको कहते हैं सुखा वो। दिया, Yes. हाँ हाँ, उसको सुखा दिया जाता है, वो पूरा उसे सुखा दिया जाता है, तो वो कर्नल में कन्वर्ट, उसे कर्नल कहते हैं, राइट। जो सूखी हुई नारियल की काचली होती है ना, उसे कर्नल कहते हैं। फिर उसको क्रश किया जाता है, तो क्रश करते हैं ना, तो उसमें से ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, और वो से एडिबल, एज एन एडिबल ऑयल साउथ इंडिया में यूज किया जाए। एडिबल ऑयल मतलब खाने में, जैसे हम सिर में डालने के लिए यूज करते हैं, राइट, उस तरह से वहां पे वो लोग खाने में ये तेल यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत अमाउंट में मिलता है ये। Besides, the water is usually as a healthy drink, यानी हम कोकोनट का पानी सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है उसमें, तो उससे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब आप बीमार होते हो, बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी वाटर टू ड्रिंक, राइट। So that is what about coconut. Understood, class? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना बचा? लास्ट कैस्टर ऑयल कर देती हूँ, सारे ऑयल्स कर लेते हैं, ठीक है। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का मतलब होता है दीवेल। आपको पता है दीवेल क्या होता है? यस मैम, वो व्हीट में Yes, ma'am. डालते हैं, यस ग्रीन मैम। गेहूं में डालते हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम जिसे वीक में राइस डाला पे जाता है। डालता जाता है। मैम चावल में भी डालते हैं। हाँ, तो चावल और गेहूं दोनों में डालते हैं, उसे Yes, दीवेल ma'am. कहा जाता है।
दीवेल उसे दीवेल कहा जाता है, हम कैस्टर कहते हैं। सो कैस्टर इज ऑल्सो नोन एज अ दीवेला, हमारे गुजरात में उसे दीवेल कहते हैं, दीवेला लोकली। ये है ना हमारा खारिफ क्रॉप भी है और राबी क्रॉप भी है, दोनों में उगाया जाता है, राइट। हमारा इंडिया में हमारा जो गुजरात है, राइट, वो सबसे बड़ा है, और वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड में इंडिया में गुजरात, समझ में आया? In world, 60% of the production of castor is done in India, right? So 64%, sorry. India is the largest producer of castor in the world. China and Brazil come next chronologically. मतलब इंडिया, चाइना और ब्राजील, चलो किसी में तो हम आ गए। नाउ उसमें से जो 60% हमारा Yes, जो ma'am. है, 64% है, उसमें से भी 80%, मतलब वो हमारा गुजरात में प्रोडक्शन होता है। मतलब गुजरात, इन इंडिया, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिवेला कैस्टर। 80% ऑफ प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात। उसके सिवाय है आंध्रा है, राजस्थान है, अदर प्रोड्यूसर। हमारे गुजरात में कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा दिवेला होता है? तो दैट इज बनासकांठा, पाटण, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, produce in little quantity. The oil from cotton seeds, sunflower, paddy, and maize are used increasingly as edible oil. हमारे यहाँ तो एडिबल ऑयल में तो ये सारे नाम दिए, उसके बारे में नहीं लिखा गया है। जैसे राइस ब्रान ऑयल आ गया है, मेज ऑयल आ गया है, सनफ्लावर ऑयल आ गया है, जो हम अब मैम यूज करते हैं। हाँ बोलिए। मैम ये जो कैस्टर ऑयल है वो एडिबल ऑयल के जैसे यूज किया जाता है? हाँ, एडिबल ऑयल के जैसे यूज किया जाता है, लेकिन प्रॉपरली तेल के, मतलब ये एडिबल है, हम खा सकते हैं, जैसे हम गेहूं में डालते हैं। पर फिर जैसे कि बहुत सारे छोटे बच्चों को भी दिया जाता है एज अ मेडिसिन, लेकिन यू कैन यूज इन अ लेस क्वांटिटी, बट यस इट इज एन एडिबल ऑयल। मतलब जो खा सकते हो वो एडिबल है, लेकिन आप कुक करने के लिए नहीं यूज कर सकते इन दैट। ओके मैम। मैम उसकी कंसिस्टेंसी थिन होती है ना, थिक होती है ना? बहुत थिक होती है, हाँ थिक होती है, तभी तो वो प्रोटेक्ट कर पाता है ग्रेन्स को। हाँ। इसको बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। ओके, कहाँ पे थे हम? ऑयल सीड्स पे, या हु विल रीड? कोई और तो आओ। ये साक्षी, कृष्णा, इन सब ने रीड कर लिया भाई, कोई मुझे नए चाहिए। रोहन रीड। Yes, ma'am. Oilseed, groundnut, till, soybean, castor, mustard, sunflower, etc. are considered to be oilseeds. They hold an important position in the Indian meal. After edible soil is extracted from the soil seeds, the remaining oil cake is used as animal fodder and also as a biotic manure. Groundnut. Groundnut holds an important position in oil seeds, black and mixture of loamy and sandy soil. Land which would not retain water, 20 to 25 degrees Celsius temperature and 50 to 70 centimeter rainfall are the favorable condition. Groundnut is sown as a kharif crop, and whatever there is new irrigation facility, it can be sown during summer also. Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Maharashtra are the major producers of groundnut. India ranks second after China in the world in groundnut production. Gujarat leads the country in groundnut production. District of Junagadh, Gir Somnath, Amreli, Rajkot, Bhavnagar, etc. produce groundnut. Groundnut oil is used more in Gujarat as edible oil. Tanisha. Eel oil is used in India since ages. In North India, it is a rain-based kharif crop. In South India, it is sown as rabi crop and occasionally as shade crop also. Almost all these states grow krill
among all oilseed still has more content of oil. In almost all parts of the world, it is used as edible oil. Major products of till are Gujarat, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, and Madhya Pradesh states. Gujarat ranks first in India in terms of steel production and the area sown. Banaskantha grows maximum till, maximum export of till in the world is done by India. Mustard. They use rabi crop and is an important. Mahir. Yes, ma'am. Mustard. This is a rabi crop and is an important crop of North India. Mustard seed and its oil are used for medicine and also as edible oil. Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Gujarat, and Madhya Pradesh are major producer of mustard. Okay, now read. Yes, ma'am. Coconut. Coconut is a plantation crop of hot and humid coastal climate and saline land. In India, the coconut plantations are found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andaman, Nicobar, etc. In Gujarat, coconut is grown in coastal regions. A special type of coconut tree, which is shorter and giving more yield, is developed. In South India, coconut oil extracted from the coconut kernel is used as edible oil. Besides, its water is useful as a healthy drink. Okay. Then last is Dravya. Dravya read. Castor oil. Castor is also known as Divil locally. It is both Kharif as well as Rabi crop with 64%. India is the largest producer of castor in the world. China and Brazil come next respectively. About 80% of its production comes from Gujarat. Andhra Pradesh and Rajasthan are other producers. In Gujarat, the districts of Banaskantha, Patan, Sabarkantha, Rajkot, Junagadh, Amreli, etc. produce in little quantity. The oil from cotton seeds, sunflower, paddy, and maize also are used increasingly as edible oils. ओके, अब मुझे बताओ किसकी 10th में किसके सिलेबस की एग्जाम है? मैम मेरे स्कूल में फर्स्ट 8 एंड 15 चैप्टर की एग्जाम है. फर्स्ट 8 एंड 15 दैट वी हैड डन. कब है उसकी एग्जाम? मैम पक्का तो नहीं है पर 20 से चालू हो रही है एग्जाम. ओके, 20th से चालू है, मतलब वी हैव टाइम. और किसी और की है, हो रही है मैम यूनिट HBK में 9th की एग्जाम हो रही है. 9 की नहीं, 10th की बात करें. 10th की हो रही है. मैम सैटरडे कह देंगे कि क्या होगा. मैम HBK की जो है वो 9th की 12 से 14 तक की है. ओके, 12, 13 और 14. ओके, यस मैम. दैट विल बी ऑनलाइन एग्जाम ओनली ना? यस मैम. मैम सोमललित की कल. यस मैम. सोमललित की 11th की कल है. हाँ मैम 10th की. 10th की क्या है बेटा? कौन से चैप्टर्स है? सिलेबस है 1 to 8 and 17. 1 to 8 and 17. अच्छा, हमारे सारे हो गए हैं. उसमें कोई डाउट है तुम्हें? नहीं मैम, सब MCQ बेस्ड है. ओके, एमसीक्यू एक बार चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? ओके मैम. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, राइट? अच्छा, किसी की भी एग्जाम होने वाली हो फ्राइडे या सैटरडे को इस तरह से तो मुझे बता देना. किसी की एग्जाम है सैटरडे मंडे तो फिर मैं उसके डाउट सॉल्व कर दूंगी. कोई नहीं है? ओके. अब मुझे फिर बताना कि क्या करवा रहे हैं. आई थिंक सो जो 9th की एग्जाम है उसमें भी एमसीक्यू बेस्ड ही दिए जाएंगे और दैट विल कम फ्रॉम स्टेट बोर्ड ओनली. मतलब स्टेट बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा. यस मैम. 9th की एग्जाम पूरी गवर्नमेंट की तरफ से. यस मैम. यस मैम. ओके, फाइन. चलो, so today we will keep it till here only.
प्रीत बड़ा Okay, मजा ma'am. आता है ये slide बोलने के लिए। Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Boy, ma'am. First question. Read करो. Read करो और understand करो क्या दे रखा है. First question है. 15.2 exercise 15.2 question number 1. Two customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Thursday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop Tuesday to Saturday. Each is The shop on same day. Same day यानी कि दोनों ही Tuesday या दोनों ही Wednesday दोनों Thursday like that. Consecutive days, consecutive मतलब एक Tuesday को आ रही है, एक Wednesday को आ रही है, एक Wednesday को आ रही है, Thursday को आ रही है, Thursday को आ रही है, Friday को आ रही है. Consecutive day. And different days. Different days मतलब कि same day को छोड़ के सारे different days. ठीक है, तो ये है. तो सबसे पहले तो आउटकम्स देखेंगे कि आउटकम्स क्या आएंगे. कौन है दो इधर कस्टमर, श्याम एंड एकता. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. दोनों के पास ये 5 दिन है टू विजिट. आउटकम्स जैसे डाइस के होते हैं वैसे ही ट्यूसडे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी जाएगा. जैसे डाइस के आउटकम्स निकालते हैं वैसे ही जाएगा. ठीक है, तो मतलब होगा आउटकम में टी टी ट्यूसडे, टी डब्ल्यू, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे. ठीक है, अब निकालो सेकंड वेडनेसडे के साथ. सेम प्रोसीजर डू इट विद वेडनेसडे.
यानी कि वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे एंड वेडनेसडे सैटरडे. Okay, then go for same procedure with Thursday, Friday and Saturday. कर दो, लिख दो सारे आउटकम्स ऐसे. टोटल आउटकम्स बताओ कितने आ रहे हैं. मैम तो टोटल 25 and 25 करेक्ट. टोटल 25 होंगे 5 into 5, तो टोटल 25 आउटकम्स होंगे. अब जैसे तुमको पहली प्रोबेबिलिटी में पूछा है सेम डे, तो सेम डे मतलब टीटी, डब्ल्यूडब्ल्यू, TSTH, FF, SS. Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday. That is 5 out of 25 outcomes. Next पूछा है consecutive days. Consecutive days में ये लेंगे Tuesday, Wednesday, Wednesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, फिर थर्सडे में आएगा थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. दोनों कंसेक्यूटिव ही हुए बेटा. वेडनेसडे देखो आगे अगर थर्सडे लिखा है पीछे वेडनेसडे लिखा है तो वो भी कंसेक्यूटिव में ही आ रहा है. ठीक है, एक वेडनेसडे को आ रही है और एक थर्सडे को आ रही है, इसका मतलब ये हुआ. तो थर्सडे वेडनेसडे भी लिखोगे, थर्सडे फ्राइडे भी कंसेक्यूटिव हुआ, दोनों कंसेक्यूटिव हुए. ठीक है, सो इट्स लाइक दिस 1 2 3 है तो 1 और 2 भी कंसेक्यूटिव होता है और 2 और 3 भी कंसेक्यूटिव ही होता है, तो दोनों होगा. सो थर्सडे के साथ वेडनेसडे भी कंसेक्यूटिव, थर्सडे के साथ फ्राइडे भी कंसेक्यूटिव. मेरे ख्याल से 4 5 2 10 11 कितने आउटकम आ रहे हैं. नहीं 11 नहीं 10 10 होंगे ना. 10 है ना. सैटरडे में हाँ संडे नहीं आएगा, तो सैटरडे में सिर्फ फ्राइडे ही आएगा, सैटरडे के साथ सिर्फ फ्राइडे आएगा, तो 10 10 2/5. और थर्ड है डिफरेंट डेज, इसको माइनस कर दो. 5 डेज को माइनस करो, 25 में से 5 डेज सेम डे है, तो हमको डिफरेंट डेज बोले तो मतलब ये 5 माइनस हो जाएगा 25 में से, तो इट विल बी 20/25. 5 4 and 5 5. मैम संडे के एग्जाम को ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में से पूछा जाएगा. यस ओके मैम. ये वाला चेक करो बेटा, शायद पीछे आंसर गलत आ रहा है. ये 10 नहीं हो रहे आउटकम्स, चेक करो कितने आउटकम्स हो रहे हैं. TW W मैम 8 हो रहा है. मैम 8/25 हो रहा है. 8 Tuesday, Wednesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, फिर Friday, Saturday, Thursday, Friday, Thursday, और Saturday के साथ Friday. 8 आउटकम्स आ रहे हैं ना. मैम 8 आउटकम्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. आप वो टेबल दे रखा है, टेक्स्ट बुक में ही ऐसा हो टेबल बना दो, कंप्लीट कर दो टेबल. राइट्स वाला टेबल दिया है. प्लस वर्स करना है शायद कुछ. 1 2 3 1 2 2 3 3 6 numbers on first row. Yeah, 1 2 2 3 3 6. One, 2, 2, 3, 3, 6. इधर भी सेम. बीच में प्लस है मतलब सबको प्लस करना है तो टेबल
टेक्स्ट बुक में ही कर दो, टेक्स्ट बुक में टेबल कंप्लीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा तो 1 + 1 इधर 2 आएगा, 1 + 2 इधर 3, 3 4 4 7, तो इधर 2 + 1 3, 2 + 2 4 4 5 5 + 2 8, 3 4 4 5 5 8, 3 + 1 4, 3 + 2 5 5 6 6 9, same आएगा 4 5 5 6 6 9, और इधर 6 + 1 7, 6 + 2 8 8 9 9 6 + 6 12। टेबल बन गया। अब तुम देख लो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी बोली है, फाइंड करते हैं। व्हाट इज द पहले टोटल आउटकम तो 36 है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 36 आउटकम्स है। अभी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। अब इसमें सारे इवन नंबर ढूंढ के निकालो। इवन नंबर्स कितने हो रहे हैं? मैम 18/36। मैम 18/36 को 1/2 हो गया। 1/2। ठीक है, देन बोला है व्हाट इज द टोटल स्कोर इज 6, ओनली 6 कितने हैं वो देखना है, ओनली 6, तो आई गेस 1 2 3 4 4 ही है, 6 तो 4/36 yes and 1/9. 1/9. yes, and total score is at least 6, मतलब 6 तो होना ही चाहिए, 6 से ज्यादा भी चलेगा। at least 6 का मतलब क्या होता है बेटा, कम से कम 6 होना ही चाहिए, 6 से ज्यादा होगा तो चलेगा, बट कम से कम 6, 6 से कम नहीं चलेगा, 6 से ज्यादा चलेगा, इंक्लूडिंग 6। 12 2 3 4 5 इंक्लूड करोगे और 6 से बड़े वाले नंबर 9/36. कितना है? 9/36. एक इधर है, एक इधर है। 15/. Yes, ma'am. 15 मैम upon 15 आ 36 रहा है, आ रहा है। 15/36। 15/36. और ये सब 6 से बड़े हैं। मैम 15। 6 इधर, 6 + 3 9, 9 + 3 5/12। Ma'am, 5/12. 5/36। 6 को भी इंक्लूड करना है और 6 से बड़े नंबर जो है वो उनको भी करना है। तो लास्ट वाला क्योंकि उसमें 6 प्लस ही है तो सारे ही नंबर 6 के प्लस मतलब बड़े ही आएंगे, तो लास्ट वाला रो तो पूरा ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag. बताओ क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, bag contains 5 red balls and some blue balls. Red balls पता है, blue balls नहीं पता कितने हैं। Red balls, number of red balls है 5, blue balls ले लो x, नहीं पता वो। Okay, if the probability of drawing a blue ball is double that of the red ball, देखो probability P of, so if the probability of drawing a blue ball is
double probability of drawing a red ball. ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, मतलब ब्लू के निकलने के चांस ज्यादा है, डबल है। जितने रेड के चांसेस है ना उससे डबल चांस है कि ब्लू, यानी कि ब्लू ऑब्वियसली ज्यादा होगा, एक्स जो है 5 से ज्यादा ही होने वाला है, तभी उसके चांसेस ज्यादा है निकलने के। ठीक है, हमें फाइंड करना है। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे टोटल बॉल्स कितने हो गए, रेड इतने ब्लू इतने, तो टोटल x + 5 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ब्लू की, तो ब्लू है x, टोटल है x + 5, 2 टाइम्स रेड है 5, टोटल है x + 5, दोनों साइड से x + 5 कैंसिल, तो x = 2 5 था। इससे क्या पता लगता है, डबल प्रोबेबिलिटी का मतलब नंबर ऑफ बॉल्स भी डबल ही हो गए उसके। ठीक है, अगर रेड 5 है और ब्लू बॉल 10 उससे डबल है, तो उसके चांसेस भी डबल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, करो नंबर 4, इसी टाइप का सम है, डू इट। अननोन वाले नंबर का ये है। मैम x/12 x/10 मैम पहले x/12 आ गया, फिर क्या करना है पता नहीं चल रहा है। Box contains 12 balls, out of which x are black. Total balls है 12, जिसमें से black x। Okay. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? Okay. Probability of black ball is x/x + 12. Sorry, x/12. Total 12 balls है। आगे, if 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing the black ball is not double what it was before. Now 6 more balls, तो मतलब टोटल में भी 6 ऐड हो गया 18, और ब्लैक कलर के 6 बॉल्स हो तो ब्लैक में 6 ऐड हुआ, दोनों में +6 हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्लैक बॉल बढ़ेंगे, ब्लैक क्या हो गए, x से x + 6 हो गए, तो टोटल में भी तो 6 बढ़ जाएगा। तो हो गया, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। मैम हाँ, और ये 6 ऐड क्यों हुए? बेटा अगर तुम्हारे पास 6 बॉल है, उसमें तुम 3 ऐड, मैं बोलूँ कि 3 बॉल्स और डाल दो, तो तुम क्या करोगे, 6 में से 3 प्लस करोगे कि माइनस करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? प्लस करोगे ना, तो बस 6 बॉल्स और डाल दिए तो उसको प्लस ही करेंगे, जो था उसमें प्लस करेंगे। So probability of black ball is now x + 6/18. ब्लैक बॉल कितने, x + 6, टोटल कितने 18। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इक्वेशन तुमको क्या दिया है कि इसकी जो म्यू वाली है, जो b', जो प्रोबेबिलिटी आई वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी से डबल है। पहले जो प्रोबेबिलिटी थी b उससे डबल है। पुट कर दो वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। Put the value, cross multiply and solve. मैम आ गया 3। मैम 3 आंसर आ गया। मैम 3 आंसर। मैम 3 आंसर आ गया। Yes. नेक्स्ट सम देखो अब इसके बाद।
x equals to 3. Yes, ma'am. 3. X plus 6 upon 18 double x plus x upon 12. 202 6 are. Ma'am, x equals to 3. हाँ, तो x plus 6 upon 18 x upon 6 इस 6 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं 6 1 का 6 3 का 3x इधर ठीक है तो 3x minus x हो गया 2x 2x equals to 6 x equals to 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मैम ऐसे बोथ साइड हम डायरेक्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर सकते हैं न्यूमरेटर कर सकते हैं ओके यहाँ पे तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ x प्लस और ये x ये नहीं कटेगा अगर इधर भी x होता तो कट जाता अगर होता तो नहीं है तो नहीं तो डिनोमिनेटर भी कट कर सकते हो बट LHS एंड RHS में होना चाहिए ठीक है ये ऐसा मत करना अगर ऐसा दिया है तो ये कट कर दिया दिस इज रॉन्ग it should be one should be in LHS and one should be in RHS then only you can cancel और उसमें भी इसी के आगे प्लस या माइनस में कोई और इक्वेशन नहीं होना चाहिए वो एक ही टर्म होना चाहिए दोनों एक टर्म इधर कट कर सकते हो ये क्या किया है यूजुअली दिस इज लाइक दिस ना x plus 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 6 इधर आ जाता 18 इधर चला जाता फिर 6 वापस नीचे चला गया कट गया ठीक है so it is same thing so last question मैम फिफ्थ का आंसर आ गया 8 balls are blue okay हाँ 8 right है बेटा a jar contains 24 marbles some are green others are blue if a marble is drawn at random from the jar the probability that it is green is 2/3 the probability that it is green अच्छा अभी तुमको दिया है टोटल 24 marbles some are green others are blue if marble is drawn at random from the jar the probability for green marble is 2/3 find the number of blue marbles in the jar ठीक है कैसे टोटल वॉज 24 है ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दे दी है ब्लू की फाइंड करनी है और कितने ग्रीन है कितने ब्लू है वो नहीं पता ठीक है तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी सपोज नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स बी x कि ग्रीन कलर के बॉल सपोज हम ले लेते हैं x है ठीक है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन विल बी x अपॉन 24 x balls है तो x upon 24 और probability of green तुमको दे रखा है 2/3 तो पुट कर दो x upon 20 मैम डायरेक्टली 1 minus 2/3 नहीं कर नॉट ग्रीन हो गया ना वो तो मतलब ब्लू हाँ तो मैम हाँ मतलब वही ना दो ही बॉल्स दिए तो x की वैल्यू निकल गई और रिमेनिंग ब्लू आ जाएगा फिर हाँ बोलो मैम 2/3 plus x equals to 24 कर सकते हैं क्या x 2/3 plus x upon 24 equals to 24 2/3 plus x by 24 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी नहीं ना बेटा ये तो तुम तो दोनों ग्रीन की प्रोबेबिलिटी को दो बार ऐड कर रहे हो ना इक्वल्स टू 1 थोड़ी ये भी ग्रीन की है ये भी ग्रीन की है दोनों ग्रीन की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 नहीं होता ग्रीन और ब्लू की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होगा तो अगर साक्षी ने बताया ना अगर 2/3 इसकी है तो 1 minus 2/3 इसकी होगी और तुमको फाइंड करने को क्या बोला है इधर क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी है वैल्यू ब्लू की फाइंड करना है ब्लू मार्बल्स ही फाइंड करना है तो अगर 2/3 की 1 minus 2/3 तो ये 1/3 हो गया ये ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ गई
अब सेम जो मैंने ग्रीन को सपोज किया तो ब्लू को सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे यू कैन सपोज ब्लू मार्बल्स को x, तो x अपॉन टोटल 24 और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, बहुत सारी मेथड्स है, मतलब मैम इसमें भी 1/3 ऑफ 24 कर सकते हैं। हाँ तो 8 हो गया ना मैम। हाँ मैम ग्रीन 16 है और ब्लू 8 क्या है मैम? ग्रीन मार्बल से 16 है और ब्लू 8 है। 3 मार्कर्स में वो ऐसा कह रहे हैं कि ग्रीन मार्बल 16 है और ब्लू मार्बल 8। हाँ हाँ बेटा वो हो गया ना, 8 आ गया। मैम हाँ जो अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि टोटल मार्बल अगर 24 है और ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो 2/3 into 24 करके भी कर सकते हैं। अगर फिर से बोलो, अगर टोटल नंबर ऑफ मार्बल 24 है और ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो हम 2/3 into 24 करके कर सकते हैं ना। कर सकते हो, तो उसमें वो तुम्हारा बट ग्रीन आएगा, है ना, वो ग्रीन आएगा, फिर 24 से माइनस करोगे तो ब्लू आएगा। कर सकते हो यू। मैम हम ऐसा कर सकते हैं कि 2/3 प्लस x/24 इज इक्वल टू 1। 2/3 प्लस x/24 इज इक्वल टू 1। नहीं कर सकते ना, तो मैंने वही तो बोला अभी, 2/3 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी और x/24 भी ग्रीन की ही प्रोबेबिलिटी है, तो ग्रीन और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 1 थोड़ी होती है, तो डबल हो गई। ग्रीन और ब्लू की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, p of b plus p of b will be equals to 1। मैम तो अगर हमें ब्लू की प्रोबेबिलिटी सपोज करनी है तो क्या करेंगे? लेंगे ना, मैंने वही तो बताया, तुमने ब्लू की प्रोबेबिलिटी तुम फाइंड कर लो, 2/3 है तो ब्लू की 1/3 हो गई, फिर ब्लू को x सपोज कर लो। ओके, चैप्टर 4 के डाउट्स पूछ लो। मैम वो completing the स्क्वायरिंग द टर्म मैम डाउट नहीं वाला पर है ना। Ma'am, can you explain the completing square method? हाँ यस यस मैम यस। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दे। एक कोई सम बोलो तो मेरे को। मैम हम्म, x² प्लस x माइनस 4 x² प्लस x माइनस 4। अच्छा अब बेटा देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए ना सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहता है कि x² के कोएफिशिएंट को 1 रखने का। यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट 1 है तो तुम्हारा वो स्टेप स्किप हो गया, स्टेप 1 स्किप हो गया। तुम्हारा x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इधर 1 है ही पहले से ही, हमको 1 करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो क्या करते हैं वो नेक्स्ट सम में देखेंगे। अब सेकंड स्टेप होता है टू फाइंड द लास्ट टर्म, ये लास्ट में करेगा।
ये दिखाना नहीं है हमको। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4। एक्चुअली फॉर्मूला होता है मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म यानी एम्प्टी मतलब ये मिडल टर्म 4 इनटू फर्स्ट टर्म, बट फर्स्ट टर्म हमारा 1 ही होगा ऑलवेज, वो हम स्टेप 1 में उसको 1 कर ही देने वाले हैं, ठीक है, तो इसके हम सिर्फ 4 ही लिखते हैं। तो मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4। मिडल टर्म तुमको ना सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, ओनली राइट कोएफिशिएंट्स, डोंट राइट एनी वेरिएबल। तो मिडल टर्म क्या है? 1। इट इज ओनली 1 का स्क्वायर 1/4। ये नंबर फर्स्ट थिंग तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऑलवेज लास्ट टर्म। नाउ इसको एडजस्ट करते हैं, पहले की दोनों टर्म लिख दोगे, फर्स्ट लिख दोगे, सेकंड टर्म में लिख दोगे, थर्ड टर्म में ये लिखोगे, तो हम लाए 1/4। फिर इसको बैलेंस भी करेंगे माइनस करके, और जो एक्चुअल में था उसको भी लिखेंगे, क्योंकि हमारा इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, और इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। देखो मैंने जो प्लस किया वो मैंने माइनस भी कर दिया, बाकी सब तो सेम है एज इट इज। जो प्लस किया लास्ट टर्म को वो माइनस भी कर देना है, तो एक बार पर पहले प्लस करना है, ऑलवेज पहले प्लस करना है, फिर माइनस कर दो उसी टर्म को, और जो एक्चुअल टर्म है जो क्वेश्चन में दिया है वो भी लिख दो। अब दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। इसको कैसे लिखोगे? ये x का स्क्वायर, लास्ट टर्म 1/2 का, बीच में साइन प्लस होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो दोनों बाकी के टर्म है पीछे के ऊपर लिख दो, साइन चेंज करके ये हो गया। मैम 2 कैसे आया, नहीं समझ में आया। बेटा 1/4 किसका स्क्वायर होता है? 1/2। तो वहां से ही आया 1/2। तुमको देखना है फर्स्ट टर्म x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? x का। लास्ट 1/4 किसका स्क्वायर होता है? 1/2 का। और ये पूरा जो दे रखा है ये तुमको इस फॉर्म में दिया है, ये ऐसा फॉर्म दिया है, ये ऐसा फॉर्म दिया है ये, ठीक है, और इसको हमने लिखा ऐसे फॉर्म में, a स्क्वायर यानी a, b स्क्वायर यानी b, बीच में प्लस होल स्क्वायर। अब सॉल्व। मैम हाँ तो वो 1/4 RHS में कैसे चला गया? वो तो हमने स्क्वायर में लिया था ना। तो एक इधर है ना, तो एक ये बचे तो है 2 टर्म्स, ओहो, वो दोनों टर्म्स उधर RHS में चले गए। So this will be 4 का LCM, हम देखेंगे LCM ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 are 16, 16 plus 1 17/4, 17/4। अब ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला गया, स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट से हमेशा निकलती है 2 वैल्यू, इसलिए आगे प्लस और माइनस की साइन रख देनी है। अब 17 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, 17 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, तो ये रूट 17 ही रहेगा। और 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17 का नहीं होता, 16 होता तो लिख देते, बट 17 का नहीं होता, तो वो रूट 17 रूट के अंदर ही रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। और 4 वो होता है 2 का, इधर 2। अब x प्लस 1/2 एक बार प्लस 17/2, x प्लस 1/2 एक बार माइनस 17/2।
1/2 को तो ले जाना, -1/2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। इधर भी सेम थिंग, 17/2 प्लस 1/2 तो चला गया, -1/2, -17 -1/5। ये दोनों रूट्स आ गए इसके। मैम ये जो दूसरा एक्स है उसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो। ओके मैम। नेक्स्ट सम बोलो। टेल मी अनदर सम। मैम बट सर ने तो थोड़ी अलग मेथड से करवा। क्या बेटा? सर ने तो थोड़ी अलग मेथड से करवाया। मैम उसमें a² माइनस b² वाले। देखो इसमें सर के अभी स्कूल में शायद हो सकता है कुछ और ही सिखाए। ये मेथड की बहुत सारे टेक्निक्स है, बट इसका ना गोल एक ही है, तुमको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल ही बनाना है। ठीक है, तो तुम्हारा गोल एक है दैट हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब कि तुमको ना ऐसा दिया है, तुम्हें पता है ये होता है, इंस्टेड ऑफ सच इक्वेशन तुमको 2ab ये दो टर्म भी होते हैं प्लस ये वाला टर्म कुछ भी दे देते हैं, तो हमको यहाँ पे b² लाना होता है। ये हमारा गोल होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तुमको ये दोनों टर्म दे देते हैं, ये लास्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसके हिसाब से। तो इन दैट केस यू हैव टू ब्रिंग लास्ट, इन दोनों का जो भी लास्ट टर्म है वो लाना पड़ता है, वही प्रोसीजर होता है। तो मेथड अलग अलग होगी, तुमको जो भी समझ में आता है यू कैन गो विद दैट, इट्स ओके। मैम हाँ मैम अभी जो कोएफिशिएंट पहले से 1 ना हो वैसे। हाँ उसमें बता दी सम दोनों 2x² minus 7x plus 2x² minus 7x plus 3 equal to। इन दिस केस कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो जो कोएफिशिएंट है उससे सबको डिवाइड कर दो। 2 है इसका कोएफिशिएंट, तो जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। तो दिस बिकम्स, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया। अब फिर से डू द सेम थिंग, यू हैव टू डू लास्ट टर्म फाइंड, और उसको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाना है, सो यू हैव टू फाइंड लास्ट। मिडिल टर्म ओनली नंबर्स एंड साइन, नो वेरिएबल्स। तो -7/2 का स्क्वायर -7/2 का स्क्वायर, तो 49, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 इधर रखा और ये वाला 49/16। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर भी नीचे उतर गया डिनोमिनेटर में, तो ये अब एडजस्ट करेंगे। पहले के दो टर्म तो लिख ही देना है एज इट इज। 2 का स्क्वायर नीचे कैसे आया? ये ऐसा दिया होता तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे इसका आएगा 4, तो नीचे आ जाएगा। ओके अभी एडजस्ट करेंगे, दो टर्म तो लिख ही दिए, अब लिखेंगे लास्ट टर्म जो दिया है, +49/16 -49/16, और जो एक्चुअल लास्ट टर्म है 3/2 वो। अब पहले 3 टर्म हो गए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो ये किसका स्क्वायर बने? x² होता है x का,
49 और 16 किसके स्क्वायर होते हैं? 49 होता है 7 का, 7/4 4 का। 7/4 साइन है minus minus इक्वल्स टू, सीधा कर दो इसके बाद इक्वल्स टू, और ये दोनों टर्म को उधर बढ़ा दो 0 के साथ। तो 49 16 नेगेटिव का पॉजिटिव -3/2। टेक द एलसीएम, यहाँ पे 16 लाने के लिए दोनों का सेम चाहिए डिनोमिनेटर, तो 8 ऐड कर देंगे। सॉल्व करो। 24/16 25/16 24/16 24/16 24 Ma'am 25 मैम 25/16 25/16 वो 5/4 हो जाएगा। Five by 16. So this will become square root of 25/16. अब ध्यान रखना मैं स्क्वायर रूट प्लस माइनस लिखना है, भूलना नहीं, ये यही मिस्टेक हो जाती है। तो प्लस माइनस लिखना है। 25 होता है 5 का, 4 का। ओके, तो अब कर दो x - 7/4, एक बार इक्वल्स टू 5/4, एक बार इक्वल्स टू -5/4। मैम हाँ मैम, अगर यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है जैसे 25/16, अगर वो माइनस में हो तो क्या करेंगे? ये माइनस में हो तो यस मैम, अगर आ जाए तो इसके अंदर माइनस आ जाएगा, और इसके बाद तुम लिख दोगे, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है। इसके बाद तुम लिखोगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका डी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तुम लोग है ना ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तुम्हारा डी वाला हो गया ना, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac हो गया ना? यस मैम। इसके बाद आई टीच यू कि वो फॉर्मूला कैसे आता है। d = b² - 4ac, और फिर उसका रूट की जो वैल्यू होती है x = -b + -√b/2 है। कैसे आती है? वो आती है कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही। तो जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर अच्छे से हो गया है ना, वो ये वाला सम कंप्लीटिंग स्क्वायर से ट्राई करना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ट्राई करना। तो इससे बनता है वो फॉर्मूला, तुम्हारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला इससे आता है, डिराइव होता है, ठीक है। तो उसमें अगर यहाँ पे रूट में नेगेटिव आ गया और अगर ये माइनस आ गया इधर, तो फिर इसके आगे कुछ नहीं सॉल्व होगा। इसके आगे तुमको लिखना है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर नेगेटिव आएगा, कई बार ऐसा होगा कि नेगेटिव आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आ गया then it is finished, then you have to write no real root exist. सॉल्व नहीं कर सकते। मैम इससे पहले के क्वेश्चन का आंसर क्या था? √17 - 1/2 and -√17 - 1/2। नहीं सॉरी मैम, ये वाला जो 2x² - 7x + 3 है ना, वो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 1/2 and 3 3 -1/2 नहीं आएगा? यस मैम, -1/2 आना चाहिए। -1/2 and -3 और 7/4 तो बड़ा प्लस ही रहेगा ना बेटा? मैम प्लस आएगा। मैम प्लस ही आएगा ना? प्लस आएगा। यस मैम प्लस। और ये क्या आएगा?
7 plus 5 कितना होता है? 8, 9, 10, 11, 12. 12 by 4, 3. 12/4 प्लस रहेगा, माइनस नहीं. मैम